Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह। आज पॉडकास्ट के इस नई कड़ी में हमारे साथ उपस्थित हुए हैं डॉक्टर हरीश सिंह गौर विश्वविद्यालय की डिपार्टमेंट फिलॉसफी के शोधार्थी सिद्ध कुमार जी। ये आज हमें फिलॉसफी दर्शन पर कुछ विशेष चर्चा जो एक सामान्य व्यक्ति को समाज में क्या उसकी उपयोगिता होती है उसको जानने के लिए आज ये विशेष अतिथि के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे गवेषणा पॉडकास्ट में। आज हम दर्शन की जो विशेष समाज के रूप में समाज में क्या उसकी उपयोगिता है इसके बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये हमारे दर्शकों को ये जानना आवश्यक है कि बेसिक दर्शन होता क्या है, फिलॉसफी है क्या, इसके बारे में आपका क्या राय है, बताइए। जी आनंद जी, शुक्रिया गवेषणा पॉडकास्ट के मंच में हमें आमंत्रित करने के लिए आपका धन्यवाद। आपने दर्शन के विषय में जिज्ञासा रखी है कि दर्शन क्या है, उससे हम क्या समझें और एक व्यक्ति को क्यों दर्शन की आवश्यकता होती है। तो दर्शन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, विषय है अपने आप में, लेकिन उसकी शुरुआत यदि भारतीय दर्शन पे उसको समझने का अपन प्रयास करें तो दृश्य धातु से दर्शन की व्युत्पत्ति हुई है। इसका मतलब ये होता है कि चीजों को देखना, यह देखना उस तरीके से चिंतन की आंख से अपने जीवन को देखना, जीवन के प्रयोजन को देखना, जगत को देखना, जगत के प्रयोजन को देखना। हम जब दर्शन को एम हिरेन्ना है जो बहुत अच्छे दार्शनिक हैं, उन्होंने भारतीय दर्शन में बुक लिखी है, वो कहते हैं कि दर्शन की जो शुरुआत है वो दो चीजों से हुई है। एक तो जब हमारे जीवन में जब हम आते हैं व्यवहार में तो नैतिकता के जो प्रश्न उठते हैं उनके समाधान के लिए। दूसरा, हम भौतिक जगत की समस्याओं से या भौतिक जगत के बंधनों से मुक्त तो होकर भी हमारा कोई अस्तित्व है कि भौतिक जगत तक ही हमारा अस्तित्व सीमित है, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम दर्शन में चिंतन करते हैं। मूल रूप से दर्शन का जो भारतीय दर्शन का विचार है वो इस आधार पे चलता है। और साथ ही अब वेस्टर्न में, पाश्चात्य दर्शन जगत में दर्शन को फिलॉसफी कहा गया है, जिसमें फिलॉस और सोफिया को रखा जाता है, ज्ञान के प्रति अनुराग इसका अर्थ होता है। तो हमारे बुद्धि में, हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, चीजों को जानने की एक लालसा होती है। उस लालसा को जब हम इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि ये जो जिज्ञासा है इसको बोझ की तरह लेते हैं और इसको एक कोई आंसर दे देना है, हमको बौद्धिक जिज्ञासा का बौद्धिक आंसर दे देना है, बुद्धि को शांत करना उद्देश्य जहां पर होता है, वहां पर दर्शन की सैद्धांतिक समझ के प्रति ज्यादा जोर दिया जाता है। तो वेस्टर्न फिलॉसफी में बौद्धिक उत्तर जाने के लिए जो बुद्धि जिज्ञासा करती है जगत की चीजों को समझने का, उसको समझ लेना और बुद्धि को शांत कर देना, ये उद्देश्य होता है। लेकिन भारतीय दर्शन स्वतंत्रता के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, तो जीवन मूल्यों को जानने के लिए कि हम क्यों उत्पन्न हुए हैं या हम कहाँ से आते हैं, कहाँ से जाते हैं, ये जगत से भी बाहर कुछ है। और साथ ही दूसरा उद्देश्य तो दर्शन का होता ही है, जो वेस्टर्न में भी होता है और भारतीय दर्शन में भी दर्शन का एक कॉमन उद्देश्य है कि दर्शन नैतिक समस्याओं को सुलझाना चाहता है। तो एक देश के रूप में दर्शन को इस तरीके से हम कॉमनली समझ सकते हैं। हाँ, वेस्टर्न फिलॉसफी में जितना मुझे पता है कि जो ज्ञान की जिज्ञासा होती है, हमें ज्ञान क्या क्या होता है इस दुनिया में, क्या है, ज्ञान की जिज्ञासा को पूर्ण करने में दर्शन सहायक होता है। हाँ, उसका आचरण का जो पक्ष है वो कमजोर हो जाता है। हाँ। भारतीय दार्शनिक जब दर्शन की विचार मंथना में जाता है तो वो बड़ा उत्साह पूर्वक जाता है। हाँ। उसके लिए बुद्धि कोई बोझ नहीं है या कोई बुद्धि की जिज्ञासा समस्या नहीं है कि बस बुद्धि में जिज्ञासा कर रही है तो इसको आंसर देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये बुद्धि हमें जीने नहीं देगी, तो हमें वो आंसर ढोल के रख लेना है और बस बुद्धि को शांत कर देना, ऐसा नहीं। उसका वो उत्साही है वो जानने के लिए कि जीवन कहाँ से आया है, क्या है, और जीवन में जो दर्शन के द्वारा जिस चीज को वो खोजेगा
उसके वो अपने जीवन में उसको उतारेगा, अपना जीवन दर्शन बनाएगा, अपने आचरण का उसे दर्शन बनाएगा और देखेगा कि उससे हम अपने जीवन में कोई उत्थान पाते हैं, कोई ऐसा विकास पाते हैं जहां पर हम समस्याओं को बेहतर ढंग से सोल्यूशन कर पाते हैं या फिर समस्याओं के बाहर जा पाते हैं कि भौतिक जगत के परे भी जा पाते हैं। हम अपनी स्वतंत्रता को कहाँ तक एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको लिए वो उत्साही है चीजों को जानने का, तो उसको वो जीवन दर्शन बनाता है। अब इस विकास, जैसे जीवन विकास, मनुष्य जीवन विकास में दर्शन इतना सहायक है, तो जो अभी सामाजिक जो परिस्थितियां हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि दर्शन की समझ आज के समाज में व्यक्ति को कहाँ किस हद तक जाननी चाहिए और किस हद तक होनी चाहिए कि वो नैतिक अनैतिक सही गलत का फर्क कर सके, उसमें उसका क्या योगदान है दर्शन का, ये हमें बता देंगे। जी, सही गलत का जो जानने का प्रश्न है, हाँ, इसका दर्शन बहुत विस्तार में और बहुत मूल पे जाके आंसर देता है। हर जगह हमें कई कारण मिल जाते हैं, व्यवहारिक कारण भी मिल जाते हैं उचित अनुचित का, लेकिन दर्शन इसको थोड़ा अंदर जाके देखता है। एक तो उसकी सार्थकता है कि ज्ञान का जो वो परीक्षण जिस तरीके से करता है, जिन मेथोडोलॉजी को वो रखता है ज्ञान की परीक्षण करने में कि क्या ज्ञान है और क्या ज्ञान नहीं है, इसको जानने में। और दूसरा है कि वो जीवन में कैसे हम ज्यादा मोर मतलब एनर्जी को प्राप्त कर सकें, मोर सफलता को पा सकें, वैसा कोई सूत्र जीवन का पा सकें जिससे हमें पता चल जाए कि हम कैसे जिएं, कैसे हम आचरण करें और ऐसा ही आचरण करना हमारे लिए किस तरीके से लाभदायक है। हाँ, तो इस तरीके से वह दो तरीकों पे काम करता है, ज्ञान पे और जीवन की समस्याएं नहीं होती हैं, लेकिन वो ज्ञान का भी परीक्षण करता है कि ज्ञान हमारा कैसे बनता है, किस चीज को हम ज्ञान कहेंगे, किस चीज को ज्ञान नहीं कहेंगे, और हमारे ज्ञान की सीमाएं क्या क्या होती हैं, और जो उसका जीवन के उचित अनुचित को जानने का प्रश्न है, जीवन के मोटिव का, प्रेरक स्रोत का, कि किस प्रेरणा से हम जीवन में अपने वर्क करें, जीवन में नैतिक होने की हमें क्या प्रेरणा देता है कि हम जिसके लिए हम नैतिक होने के लिए बेवश होते हैं, और वो मोटिव सोर्स क्या होते हैं जिससे हम नैतिक नहीं रह पाते हैं और अनैतिकता की ओर क्या होने लगते हैं, प्रवृत्त होने लगते हैं, आकर्षित होने लगते हैं। तो इन सारे के मूल रूट को दर्शन खोजता है। जैसे इसमें हम पाश्चात्य दार्शनिक अरस्तु से ही शुरुआत करते हैं, तो वो कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि मतलब एक वेस्टर्न फिलोसफी में ही नहीं है, उनका थोड़ा ज्यादा एम्फेसाइज है, तो इसलिए उनको कह रहे हैं, भारतीय दर्शन में भी इस तरह की चर्चाएं हुई हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि मनुष्य के पास कुछ अतिशय है अन्य जीवों से। वो ये है कि उसके पास बुद्धि है, जिसके बुद्धि है और उसके पास स्वतंत्रता ज्यादा है, सभी जीवों से ज्यादा उसके पास स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता एक प्रश्न है, और दूसरा प्रश्न है कि उसके पास वो शक्ति है, बुद्धि वो शक्ति मानी जाती है जिससे हम कोई भी एक्शन कर रहे हैं तो उस एक्शन का क्या परिणाम होगा, भविष्य में उससे क्या माहौल बनेगा, इसको बुद्धि जान लेती है। मतलब बुद्धि में दूरदर्शी होने की क्षमता है, किन कर्मों के कैसे परिणाम होते हैं, अच्छे कर्मों के अच्छे आगे चल के परिणाम होते हैं, बुरे कर्मों के बुरे परिणाम होते हैं, समाज हमारा सुरक्षा में, अराजकता में, अस्त व्यस्तता में चला जाता है, इसको बुद्धि जान लेती है। इसलिए मनुष्य से अपेक्षा की जाती है, मनुष्य का ये उत्तरदायित्व होता है कि वो कोई भी कर्म करे तो स्वतंत्र तो है, वो किसी भी तरह का कर्म करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए भी स्वतंत्र है और बुरे कर्मों के लिए भी स्वतंत्र है। समझ के साथ, विवेक के साथ कर्म करे या गैर विवेक से ऐसे ही करे, लेकिन उसके पास वो क्षमता है जिससे वो समझ सकता है कि मेरे को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने का क्या परिणाम हो जाएगा, क्या करने का क्या परिणाम नहीं हो जाएगा। इसी के कारण उससे उत्तरदायित्व बन जाता है कि वह अच्छे कर्म करे जिससे उसका जीवन सुरक्षित हो, जीवन मोर स्वतंत्रता को प्राप्त करने वाला हो, जीवन की जो लक्ष्य हैं, जीवन की जो इच्छाएं हैं, वो सब कोई हासिल कर सके। उसके लिए एक कोई विद्यार्थी है जो दर्शन का छात्र नहीं है, जो जिसने दर्शन को एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ा है, तो वो दर्शन को सिर्फ एक चेतना, ईश्वर, जगत, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा या ज्ञान के विभिन्न पक्ष, उसको प्राप्त करने के साधन, सीमाएं, इन्हीं के रूप में वो समझता है कि दर्शन बस यहाँ तक सीमित है। लेकिन क्या दर्शन बाकी में यहाँ तक सीमित है, या उसको व्यवहारिक जगत में
जो व्यवहारिक मुद्दे होते हैं उसमें दर्शन का कोई अहम रोल होता है। आप इस समस्या को कैसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं? जी आनंद जी, आप बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। दर्शन की समझ के प्रति अनेक तरह की भ्रांतियां पल जाती हैं, और कभी कभी तो ऐसे भी कहा जाता है कि कुछ भी बात करो वो दर्शन ही है। तो क्योंकि दर्शन, जैसे हमने पहले ही कहा था कि दर्शन चीज़ों के बेस को पहले डिफाइन करता है, फिर वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम की ओर बढ़ता है। हाँ। ऐसे ही जो आप कह रहे थे कि व्यक्ति समझता है कि दर्शन, ईश्वर, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा निश्चित ही इन पर चर्चा करता है और इनको कैसे समझना चाहिए उसके बेस को क्लियर करता है, और फिर वो व्यवहारिक नैतिकता की ओर भी बढ़ता है। व्यवहारिक नैतिकता मतलब एक ऐसा विषय है जो 19वीं-20वीं शताब्दी में आया, जिसमें पर्यावरण नैतिकता, चिकित्सा नैतिकता, मतलब प्रोफेशनल जो नैतिकताएं हैं, समस्याओं के जो स्पेसिफिक जगह हैं जहाँ पर आप जीवन के साथ जो हम इन्वॉल्व होते हैं, तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की समस्याएं आती हैं, तो वहाँ पे क्या नीति निर्माण होना चाहिए, इससे संबंध होता है व्यवहारिक नैतिकता का। तो व्यवहारिक नैतिकता का जो बेस है वो दर्शन में है, और दर्शन को, क्योंकि दर्शन की शुरुआत ही समस्याओं के सॉल्यूशन की ओर होती है। जगत में हम समस्याएं देखते हैं तो उसमें कैसे जगत में क्या उचित है, क्या अनुचित है, कैसे व्यवहार करना चाहिए, उसके कारण भी दर्शन की खोज शुरू होती है। तो दर्शन को इस मुद्दे से हट नहीं जाना चाहिए, लेकिन चूंकि दर्शन कभी कभी सैद्धांतिक ज्यादा हो जाया करता है, वो आदर्श बातों पर चिंतन करने लगा करता है और इन चीजों पर बात नहीं करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दर्शन इन चीजों से रिलेटेड नहीं है। दर्शन जीवन के मूल प्रयोजन को व्याख्यात करता है और जीवन का जो अंतिम प्रयोजन है उसको आधार बनाता है। जैसे अलग अलग तरह की नैतिकता होती हैं, अलग अलग तरह की नैतिकता को डिफाइन करने का एक बेस होता है, जिसके आधार पर कोई चीज नैतिक कही जाती है या कोई चीज अनैतिक कही जाती है। ऐसे ही दर्शन अपना बेस बनाता है, वो बेस बनाता है व्यक्ति का अंतिम प्रयोजन। तो व्यक्ति का अंतिम प्रयोजन इस जगत को जानते हुए, इस जगत में जो जो है, जो सार्थक है, उसको जानते हुए इस जगत से बाहर भी कुछ है क्या, इस जगत के बाहर भी कोई ऐसी स्वतंत्रता या ऐसा जीवन है जो इससे भी ज्यादा विकसित है, उसकी खोज की ओर बढ़ता है। इसलिए दर्शन का जो लक्ष्य होता है, जैसे 4 पुरुषार्थों की बात होती है भारतीय दर्शन में, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो कैसे धर्म मतलब नैतिकता से होता है, किस नैतिकता को पालन करते हुए अर्थ को इकट्ठा करना चाहिए, अपनी इच्छाओं को किस ईमानदारी के साथ, किस नैतिकता के साथ, किन नियमों के साथ उनको फुलफिल करना चाहिए, ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे और सभी लोगों को अपने व्यक्तित्व को विकास करने के लिए वही अवसर समान रूप से उपलब्ध हो सके। और अंततः सारे जगत को जी लेने के बाद, जगत में जो भी है सार्थक है, जो भी निरर्थक है, दोनों को जान लेने के बाद जगत के भी बाहर जो कुछ है, इस भौतिकता की बाउंड्री से परे, इस लॉजिक के बाउंडेशन से परे भी जो है, वहां तक हम पहुंच पाए। तो दर्शन उस लक्ष्य से आधार पर नैतिकता का निर्माण करता है। तो भौतिकता की जो समस्याएं हैं उनका सोल्यूशन करना उसका उद्देश्य नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भौतिकता को भी वो जीना चाहता है। भौतिकता की भी रेस को उसको नकारा नहीं गया है, लेकिन वो रेस वहीं तक नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य थोड़ा बहुत आगे तक है। तो नैतिकता को उसमें तो जैसे मानवता भी फिर आ जाती है। जैसे आज का जो विज्ञान है वो मानववाद तक ही सीमित रहता है। मानव के लिए क्योंकि मानव के लिए इच्छाओं को फुलफिल करना है, मानव के सामने ही समस्याएं ना आ जाए, उसको देखते हुए ही वो नैतिकता का निर्माण करता है। तो जीव हिंसा है, जैसे अहिंसा के उतना प्रसार जैसा भारत में हुआ, वैसा वैज्ञानिक क्षेत्रों में नहीं हुआ। वहाँ विज्ञान की जो नैतिकता है वो मानववादी है, कि मानव को कैसे सुविधामय बनाया जाए, मानव के आने वाली समस्याओं को, असुरक्षाओं को, सभी मानव के समतामूलक विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, समान अवसर प्रदान करने वाले विकास का माहौल कैसे बनाया जाए, उसमें काम करता है। लेकिन वह पर्यावरणीय मुद्दों में और ज्यादातर जीव हिंसा के मुद्दों में वो मौन रहता है। तो इस तरीके से दर्शन को निश्चित ही व्यवहारिक। एक क्वेश्चन है मेरा कि एक जीवन का उद्देश्य होता है, दर्शन के हिसाब से एक जीवन का उद्देश्य कुछ अलग है या नहीं है, या जो दर्शन का विद्यार्थी नहीं है उसका जीवन का उद्देश्य कुछ अलग हो सकता है।
इसमें क्या है कि एक आप इस तरीके से बताएं कि क्वेश्चन भी जीवन का मुख्य उद्देश्य है क्या, और उसको यदि कोई है तो उसको दर्शन कैसे उसमें इन्वॉल्व रहता है। हाँ, तो जो पहला क्वेश्चन आपका ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मानता है अपना अपना लक्ष्य, विज्ञान जो अपना लक्ष्य मानता है, क्योंकि ज़्यादातर विज्ञान को लोग स्वीकार कर रहे हैं, तो वो ज्ञान का नहीं, मतलब व्यक्ति जो अपना व्यक्तिगत लक्ष्य क्वेश्चन है, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति का नहीं है, इस मानव जीवन का कोई भी है, तो उसमें उसका है, मतलब अंतिम उद्देश्य है क्या इस जीवन का। इस जीवन का कोई यदि कोई व्यक्ति आया है, उसने जन्म लिया है, तो मरने से पहले उसके पास ऐसा क्या उद्देश्य है जिसके लिए वो जिए, एक सामान्य व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो। तो एक तो सामान्य तौर पे हम देखते हैं जगत में बहुत सारी विविधता में से जगत भरा है। जगत में पाने को बहुत कुछ है। हमारी अपनी जो मौखिक डिजायर्स होती हैं, जीवन को सुविधामय तरीके से जीना, जीवन में धन का भी संचय करना, जीवन में कितनी तरह से प्रकृति के साथ जुड़ा जा सकता है, वो प्रकृति के साथ कितना एंजॉय किया जा सकता है, ये जो मतलब साधारण इच्छाएं हैं जिनके लिए सब लोग प्रयास किया करते हैं, एक तो ये जीवन का उद्देश्य होता है। लेकिन जीवन का उद्देश्य दर्शन कहता है यहीं तक सीमित नहीं है। दर्शन का उद्देश्य इस संसार की सुविधाओं को, संसार की जिज्ञासा को पूर्ण करते हुए एक अन्य उद्देश्य भी है, जहां से हम इस भौतिकता के सीमाओं से परे चले जाएंगे। और भौतिकता में जो ये जन्म मरण का जो चक्र है, बार बार हमको जन्म लेना पड़ता है, मरण करना पड़ता है, और जहां से हम जीवन की शुरुआत इस बार किए थे, अगले जन्म में भी वहीं से शुरुआत करते हैं। ये शुरुआत उचित नहीं है उसके अनुसार। तो हमें जीवन अगला जन्म होगा तो उससे बेहतर जीवन मूल्यों को जीना चाहिए, ऊपरी इच्छाओं को जीना चाहिए। तो वो कैसे हो पाए? और यदि हम इस जगत को देख चुके हैं, जगत का अनुभव कर चुके हैं, तो हमें जगत से बाहर रह करके, जगत की सीमाओं के परे रहकर ही जगत से जुड़े रहना चाहिए। इस तरीके से दर्शन अपना लक्ष्य बनाता है, और यही उसका अंतिम लक्ष्य जो लिबरेशन कहा जाता है, जिसमें भौतिकता की जो सीमाएं हैं कि आपको जन्म लेना ही पड़ेगा। जन्म लेना ही नहीं पड़ता है तो उसको हम अवतार कहते हैं, जो अपनी इच्छा से जन्म लेता है, उसकी जरूर मजबूरी नहीं है कि जन्म लेना है। लेकिन जब हम कर्म के बंधन में बंधे होते हैं, या तो अच्छे कर्म करते हैं या बुरे कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कर्मों के फल के भोगने की इच्छा हमारे अंदर रहती है, बुरे कर्म करते हैं तो बुरे कर्म हमने कुछ किया है, वो प्रकृति हमें बुरे कर्मों के फल देने के लिए वैसा माहौल देती है। तो कर्म का फल भोगने के लिए हमें आना ही पड़ता है। इस तरीके का वहाँ पे स्टेटमेंट दिया जाता है। और इसलिए कर्म की चैन से आजाद होने के लिए हम चाहें तो जन्म लें, ना चाहें तो ना लें, प्रकृति से उस स्वतंत्रता के साथ जुड़ें, उसको मोक्ष कहा जाता है, कैवल्य कहा जाता है। वो मतलब मूल लक्ष्य होता है। लेकिन जो सामान्य लोगों के व्यवहारिक लक्ष्य होते हैं वो भी दर्शन में समाहित है। और ये भी कहा गया है, सांख्य जैसे दर्शन है उन पे साफ साफ कहा गया है, जब तक कोई संसार के लक्ष्यों को पूरा नहीं कर लेगा, संसार की जिज्ञासा पूरी नहीं कर लेगा, उसके लिए मुक्ति या तो वो मुक्त हो ही नहीं सकता है, और मुक्ति का कोई अर्थ भी नहीं है। क्योंकि आपने ये आप बहुत अच्छी बात बताई। और मैं ये भी सोचता हूँ कि एक दर्शन है, दर्शन में इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी, आपने इंडियन फिलॉसफी के परिप्रेक्ष्य में ये बात कही है। वेस्टर्न में कुछ और बातें होती हैं। कई ऐसे फिलॉसफर हैं जो नास्तिकता या बोलें कि सिर्फ और सिर्फ भौतिक बात को ही मानते हैं। जैसे कि इंडियन फिलॉसफी में चारवाक है, वो कहता है कि इस जीवन का एक ही उद्देश्य, सुख की प्राप्ति। और सुख कैसे मिले? बस चेतना का मुख्य उद्देश्य होता है सुख की प्राप्ति। तो अलग अलग एक वो रहते हैं। तो क्या फिलॉसफी, एक जो दर्शन है, वो पर्टिकुलर एक फील्ड का जो जीवन का उद्देश्य है उसको मान के चले, या उसका एक अलग व्यू होता है? फॉर एग्जाम्पल कि आपने जैसे बताया सांख्य के बारे में, सांख्य कैसे जीवन का उद्देश्य को बताता है, कैवल्य बताया आपने, मोक्ष बताया। तो ये पर्टिकुलर एक स्कूल के वो हो गए। क्या फिलॉसफी ओवरऑल दर्शन जो है उसका भी जीवन का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है, या वो अलग है? दर्शन देखो, दर्शन का कॉमन बात कहते हैं तो दर्शन उसी को कहा जाएगा जिसमें कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्र बुद्धि के द्वारा चीजों को जानना शुरू करता है, वो तर्क के द्वारा।
तर्क के द्वारा व्यवस्थित तरीके से एक वैचारिकी देता है कि जीवन का क्या लक्ष्य है। वही ये बुद्धि की जो जिज्ञासा है वो तो सब में रहती है, तो चाहे नास्तिक है चाहे आस्तिक है वो सब में रहती है। तो उस जिज्ञासा को पूरी करना, उस जिज्ञासा को समाप्त करने के लिए, उस जिज्ञासा का उत्तर देने के लिए एक हमें चिंतन मंथन के द्वारा एक प्रोफोर्मा है, एक स्ट्रक्चर, वैचारिक स्ट्रक्चर की जीवन कैसे है, उसका जब अंत कहाँ होना है, ये सारा उसमें देना पड़ता है। तो जो नास्तिक दर्शन है, जो घोर नास्तिक दर्शन है, जैसे चार्वाक जो सुख को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं और मृत्यु को ही मोक्ष मानते हैं कि मोक्ष जैसी चीजें नहीं है, क्योंकि कुछ दार्शनिक लोगों ने जब एक मोक्ष या तत्वमीमांसी बातों में चिंता होते होते देखा कि तत्वमीमांसी बातों का आधार बना के कुछ भी कल्पना कर ले रहे हैं और अपने स्वार्थों के अनुसार सिद्धांत बना ला रहे हैं, ग्रंथ लिख दे रहे हैं और लोगों को वो जो इवोल्यूशन हो रहा है उससे लोगों का न तो जीवन परिवर्तन हो रहा है और जीवन का यदि किसी का विकास हो रहा है, समृद्धि मिल रही है, तो जो शोषण करता है, जो अपने स्वार्थ के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन कर दे रहे हैं, उनका हो रहा है। तो उसके विरोध में जो लोग कह रहे थे कि इस सामान्य जगत की जो इच्छाएं हैं, जो सुख है, उससे भी अलावा कुछ जीवन का प्रयोजन है जो सुख और दुख से परे होता है, उसको उन्होंने नकारना उचित समझा क्योंकि वो उस लेवल पे थे। तो एक जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्र वैचारिकता है, वो भी दर्शन की क्या है, उसको दर्शन स्वीकार करता है। दर्शन किसी एक पर्टिकुलर स्कूल या पर्टिकुलर पक्ष को नहीं मानता है। आप विचार करके तर्क के द्वारा, अब तर्क क्या होता है, तर्क में 3 चीजें समाहित होती हैं मूलतः स्पष्टता तर्क में, या तर्क में जो भी हम चिंतन करते हैं उसमें तार्किक अंतर विरोध नहीं होना चाहिए। तर्क के द्वारा जो बातें कही गई हैं वो परस्पर विरोधी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, तर्क में समाहित होता है कि जो भी उस तर्क के द्वारा कहा जा रहा है उसको दूसरा भी जाके वेरीफाई कर पाए। तीसरा, जो भी ज्ञान को अर्जित किया गया है उसको जब जीवन पे उतारा जाए तो वो तुम पे कोई परिवर्तन करे, उससे कोई व्यवहारिक परिवर्तन आए। इस तरीके से इन तीन चीजों को फॉलो करते हुए किसी भी तरीके का चिंतन कोई खड़ा करता है तो उसे दार्शनिक चिंतन माना जाता है। चार्वाक को भी एक दर्शन माना जाता है। ठीक है, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दर्शन के क्षेत्र में जो फिलॉसफी क्या है, उसको कैसे हमें अपने जीवन में समाज के हित में, अपने हित में कैसे उसको लाना चाहिए, इस पे आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हमें। निश्चित ही नास्तिक दर्शनों में भी थोड़ी चर्चा करना चाहिए। नास्तिक दर्शन ज्यादा व्यवहारिक दिखाई देते हैं क्योंकि वो तत्वमीमांसाई चिंतनों से ज्यादा फोकस्ड करते हैं इस व्यवहारिक जगत की समस्याओं पे, जिसके कारण किसी में भी दर्शन को खोजने की उत्कंठा होती है। व्यवहारिक जगत की समस्याओं से परेशान होता है, उसके आंसर को खोजना चाहता है, इसलिए दर्शन खोजता है। लेकिन सैद्धांतिक चिंतन में इतना ज्यादा डूब जाता है कि वो अपना किस लिए वो सिद्धांतों को खोजने आया था यही भूल जाता है, और ये नास्तिक नहीं भूलते हैं। तो इसलिए नास्तिक दर्शन कभी कभी ज्यादा व्यवहारिक भी लगते हैं। लेकिन यदि कोई अपने उन क्वेश्चन को याद रखता है तो आस्तिक दर्शन भी अपने जीवन के लक्ष्यों के साथ साथ इस व्यवहारिक जगत में भी उतने ही प्रैक्टिकल साबित होते हैं जितने कि आध्यात्मिक चिंतन में होते हैं और आध्यात्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति में होते हैं। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।